नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेश चंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट। न्यूज पॉइंट में आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में और राजनीति के उस पहलू के बारे में जिसके बारे में कम चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो गुटबाजी चल रही है, इस गुटबाजी का अंत क्या होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी इस गुटबाजी की वजह से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर गर्त में चली जाएगी, या भारतीय जनता पार्टी इस गुटबाजी से उबर कर एक बार फिर अपनी ताकत दिखाएगी। ये सवाल उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ साथ देश के बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। और इस सवाल पर चर्चा करने से पहले ये बताना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है, उसकी समीक्षा लगातार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किन कारणों से उसकी हार हुई है और वो कैसे इस हार से उबरकर एक बार फिर अपनी उत्तर प्रदेश में स्थिति मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि 2024 के बाद 2027 का संघर्ष उनके सामने है। 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले उपचुनाव भी होने हैं और पंचायत चुनाव भी होने हैं, बहुत सारे चुनाव होने हैं। और उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कैसे ठीक किया जाए, ये चिंता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को है। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार इसकी समीक्षा कर रही है, योगी आदित्यनाथ खुद इसकी समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन जो ताजा खबरें आ रही हैं, जो जानकारी आ रही है कि अभी हाल में जो बैठक हुई थी जनप्रतिनिधियों के साथ, नेताओं के साथ, विधायकों के साथ, उन बैठकों में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अनुपस्थित रह रहे हैं। उन बैठकों में वो शामिल नहीं हो रहे हैं। यानी गुटबाजी कहीं न कहीं अभी तक बरकरार है, मतभेद पार्टी के अंदर बरकरार है। और इसकी वजह से ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये मतभेद, ये गुटबाजी बनी रहेगी और क्या अखिलेश यादव और कांग्रेस यानी राहुल गांधी की पार्टी को इसका लाभ मिल पाएगा। क्या 2024 में जो समीकरण बने थे, सत्ता पक्ष के खिलाफ में जिस तरह का माहौल बना था, क्या यही माहौल अगले उपचुनावों तक रहेगा या 2027 के विधानसभा चुनाव तक रहेगा। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मैं अपनी बात तो रखूंगा ही, इसके बारे में, इन सारी परिस्थितियों के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं अलग अलग माध्यमों में, अलग अलग फोरम पे। और एक फोरम है सेंटर फॉर स्टडी सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, कानपुर की यह संस्था है और इस संस्था के तमाम विद्वान इस पर मंथन कर रहे हैं। और इस मंथन में जो इस संस्था से जुड़े हुए एक सीनियर मेंबर हैं, डॉक्टर ए.के. वर्मा, उन्होंने कुछ बातें रखी हैं। मैं उनकी बात भी आपके सामने पेश करूंगा। और ये बहुत ही एकेडमिक डिबेट है एक तरीके से। आप अगर डॉक्टर ए.के. वर्मा की आप बात सुनेंगे, उनका एनालिसिस सुनेंगे, तो आप जान पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में जमीन पर किस तरह से राजनीति चल रही थी और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति लेकर आ सकती है। या आप ये समझ पाएंगे कि 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह का नैरेटिव एक बना दिया था, क्या वो नैरेटिव आगे तक बरकरार रह पाएगा। ये सारी बातें आप समझ पाएंगे, आप देख पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं प्रोफेसर ए.के. वर्मा की बात को भी आपके सामने रखूंगा और एक एक करके आपके सामने उनके तमाम, उन्होंने जो विषय पर उत्तर प्रदेश की जो राजनीति चल रही है, क्योंकि वो प्रोफेसर हैं और वो किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है या किसी के खिलाफ में नहीं, चूंकि वो प्रोफेसर हैं और वो राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं, तो वो जमीन से जो उनको आवाजें सुनाई देती हैं और जो राजनीति के जो गूढ़ विषय का अध्ययन करने के बाद जिस तरह से चीजें बदलती हुई दिखाई देती हैं, उन सारे अध्ययन के बाद वो अपनी बात रखते हैं। तो उनकी बात में बहुत दम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी पसंद आएगी। ये एनालिसिस आपको एक अलग दिखाई देगा। लेकिन मैं प्रोफेसर ए.के. वर्मा के उनके एनालिसिस में जाऊं, उनकी बातें आपको बताऊं,
ये तो साफ हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में गुटबाजी बहुत भयंकर तरीके से है और ये अभी तक बरकरार है। जैसा मैंने आपको बताया कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक योगी आदित्यनाथ का सामना नहीं कर रहे हैं। उनके सामने आने से अभी कतरा रहे हैं, क्योंकि हाल में जिस तरह के डेवलपमेंट्स हुए थे, हाल में जिस तरह की घटनाएं हुई थी, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि एक रसाकसी, एक खिंचाव है। और आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव के पहले भी ऐसी स्थिति बनी थी, और तब 2022 के चुनाव के पहले भी ऐसी स्थिति बनी थी जब विधानसभा के चुनाव होने वाले थे, और तब केंद्रीय नेतृत्व के दखल से केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में सुलह कराया गया था। लेकिन एक बार ऐसा फिर लग रहा है कि चूंकि ये स्थिति पैदा हो गई है और एक तनातनी शीर्ष नेतृत्व के बीच में दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए ये परिस्थितियां सामान्य तभी होंगी जब एक बार फिर से उस तरह के प्रयास किए जाएंगे। लेकिन अभी इस पूरे मामले में नेतृत्व की ओर से चुप्पी है। तो गुटबाजी पर रोक लगाने की कितनी बड़ी कोशिश हो रही है नेतृत्व की ओर से, ये भी देखना है। और क्या ये अगर कोशिश कामयाब हुई तो ये जो डेंट पड़ा है, ये जो चोट लगी है भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रक्चर पर, क्या वो एक बार फिर से ठीक हो पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से इस वक्त योगी आदित्यनाथ और मौर्य के बीच में खींचातानी चली है, जिस तरह से कुछ सहयोगी दल भी सवाल उठाने लगे हैं, वो सारे सवाल जो है एक तरह से सरकार की कार्यशैली पर भी वो सवाल है, और इन सवालों से गुजरते हुए योगी आदित्यनाथ को अपने काम करने में बाधा आ रही है, और वो अपने नेचुरल परफॉर्मेंस की ओर दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि उनको किस तरह से केंद्रीय नेतृत्व का कॉन्फिडेंस मिलता है, और वो अपना काम, जो उनकी कार्यशैली है, वो उसमें कितना सुधार लाते हैं, या फिर अपनी उसी शैली के साथ वो आगे बढ़ेंगे, ये भी अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तो तय है कि गुटबाजी चरम पे है, और इस गुटबाजी की वजह से भी माना जा रहा है कि शायद इसका अंत, मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि इसका अंत शायद तभी संभव है जब योगी आदित्यनाथ की जगह भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कोई विकल्प तलाशे। और जरूरी नहीं है कि उसके लिए कोई उनको बहुत दूर जाने की जरूरत है। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दूसरे राज्यों में किए हैं। उस तरह के एक्सपेरिमेंट उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं, क्योंकि एक सोशल सेंटिमेंट बन गया है, जो जिस तरह से नतीजे आए हैं कि सोसाइटी का जो सभी तबकों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पा रहा है। मैं उस पर आऊंगा कि कैसे एक सोशल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुई थी, और तभी ये इतनी बड़ी कामयाबी उनको मिली थी, तभी उनके वोट प्रतिशत 50% तक पहुंच गए थे। तो उसके बारे में भी व्याख्या की है प्रोफेसर ए के वर्मा ने, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन गुटबाजी जो हो रही है इस वक्त पार्टी के भीतर, उस गुटबाजी के बारे में प्रोफेसर वर्मा क्या कह रहे हैं, मैं आपको सुनवा रहा हूँ। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन, जब हमारी जैसी डाइवर्स एक्यूट डाइवर्सिटी वाली सोसाइटी हो, तो वो डाइवर्सिटी पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में रिफ्लेक्ट होती है, एंड दैट इज नॉट इजी टू मैनेज। और कांग्रेस ने इसको नहीं मैनेज कर पाया, इसलिए पूरे कांग्रेस सिस्टम का डिक्लाइन हुआ। और द रीजन इज दैट द structure of the party has also to be reflected in the leadership structure. केवल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आप इंक्लूसिव हो जाए और लीडरशिप स्ट्रक्चर में अगर आप इंक्लूसिव नहीं है, तो वो एक इनकॉन्ग्रुइटी पैदा हो जाती है, और वो इनकॉन्ग्रुइटी ने कांग्रेस सिस्टम को डेंट किया। बीजेपी जब से ग्रो हुई है, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 15-16% पाने वाली पार्टी 50% तक, जैसा कि प्रोफेसर महेंद्र जी ने बताया कि 49 पॉइंट समथिंग, ऑलमोस्ट 50% ये पिछले चुनाव में 2019 के पहुंच गई। तो एक 15-16% पाने वाली पार्टी अगर 50% तक पहुंची है, तो अपने आप में एक चमत्कारी था उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए, स्पेशली जहां पे ये मान ही लिया गया था कि कास्ट पॉलिटिक्स इज द डेस्टिनी ऑफ दिस स्टेट। तो फैक्शनिज्म होना अपने आप में कोई नवीन बात नहीं है, और बीजेपी में भी फैक्शनिज्म है और होती है, जैसा कि सिंह साहब ने कहा ही कि भाई एक डिसेंट होना, पोजीशन होना, फैक्शनिज्म होना, ये सब चीजें होती हैं। ये हार्ड रियलिटीज ऑफ पॉलिटिक्स है, इसको आप हट के बात नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स इशू आता है कि मैनेजिंग फैक्शनिज्म,
जो हम लोग बात कर रहे हैं यूपी फैक्टरिज्म में कि यूपी बीजेपी इज रिडन विद फैक्टरिज्म नाउअडेज एंड व्हाट्स इट्स इम्पैक्ट ऑन योगीज लीडरशिप, तो पहली चीज तो हमको ये एक चीज समझना चाहिए, इट्स ए गिवन फैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली ए growing organization and especially a growing organization with a kind of diverse society that UP or India is. That is one. दूसरी चीज जो अहम है वो फैक्टरिज्म में हम लोग को अगर उसको थ्योरेटिकली और एकेडमिकली समझना हो तो हम लोग ये समझने की कोशिश हम लोग को करना चाहिए कि इस फैक्शनलिज्म का नेचर क्या है। उत्तर प्रदेश में इस फैक्शनलिज्म का नेचर क्या है? फैक्शनलिज्म तो ये पार्टी में, व्हाई दिस फैक्शनलिज्म हैज कम इन द ओपन नाउ, उसके बहुत सारे बैकग्राउंड रीजंस आप लोगों ने बताया, उसमें मैं नहीं जानना चाहता हूँ, वो तो अपने आप में सभी लोग जानते ही हैं। मेजर चीज ये है कि देर आर टू एंगल्स टू लुक एट दिस फैक्शनलिज्म इन बीजेपी। वन एंगल टू लुक एट द फैक्शनलिज्म इज वेदर इट इज ए स्टेट स्पेसिफिक फैक्शनलिज्म। क्या ये फैक्शनलिज्म उत्तर प्रदेश की बीजेपी में ही है, या कहीं आपके दिमाग में ये भी कीड़ा तो नहीं आता है कि दिस फैक्शनलिज्म हैज अ फेडरल डायमेंशन, अर्थात दिस फैक्शनलिज्म इन द बीजेपी is also vis-a-vis the state versus the central leadership. तो अब इस गुटबाजी से निकलकर भारतीय जनता पार्टी का आगे का रास्ता क्या होगा, ये भी बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे और इस पर बात भी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता क्या है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जैसा मैंने बताया कि एक रास्ता तो ये है कि नेतृत्व में बदलाव किया जाए, जैसा संगठन में बदलाव की बात हो रही है, संगठन में बदलाव हो, सरकार में बदलाव हो और एक नया एक्सपेरिमेंट किया जाए तो शायद पार्टी को एक बार फिर से समर्थन मिल सकता है। योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली, उनके जो कामकाज के तौर तरीके हैं, उनकी जो बुलडोजर नीति है, उनका जिस तरह का एक रवैया है अपने निकटतम या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक नहीं माने जाते हैं, वो अधिकारियों के साथ मिलकर काम करते हैं, वो अधिकारियों को ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने राजनीतिक साथियों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ये सारे सवाल उनके खिलाफ में है। तो इन सवालों का सामना करने के लिए क्या उनमें उनके साथ उनके साथ बैठकर बातचीत होगी, उनका शीर्ष नेतृत्व इसके लिए उनको काउंसलिंग करेगा कि वो डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों को अपने साथ लेकर काम करें और जो कार्यकर्ताओं की जो शिकायतें हैं उन शिकायतों पर ज़्यादा गौर करें। हालांकि ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जब ये शिकायतें आ रही हैं, जब ये चर्चा में है कि उनके इस कार्यशैली की वजह से कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है, उनके भीतर एक निराशा भाव जगा है, तब से वो कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे उन्होंने आदेश भी दिए हैं कि कार्यकर्ताओं की सुनी जाए और अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह का एक सोशल स्ट्रक्चर खड़ा किया था 2014 के चुनाव के बाद, 2017 के चुनाव से पहले, उसको भी समझने की जरूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में, ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में ये माना जाता है कि ये दो राज्य जो हैं हिंदी बेल्ट के, ये जाति से ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसी कोशिश की, सामाजिक ऐसा समीकरण बनाने की कोशिश की जिसकी वजह से उसे बड़ी कामयाबी मिली और उस सामाजिक समीकरण से पहले सत्ता में आने के बाद एक अलग तरह की मैसेजिंग की गई ताकि अधिक से अधिक लोगों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति लोगों का एक दृष्टिकोण में बदलाव आए कि वो समाज को कैसे देखता है और वो कैसे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहता है। प्रोफेसर वर्मा ने इसकी बहुत ही अच्छी व्याख्या की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह का एक सामाजिक ढांचा खड़ा करने की कोशिश की, एक राजनीतिक विमर्श बनाने की कोशिश की और उसका लाभ उत्तर प्रदेश को मिला, वो क्या कह रहे हैं सामाजिक समीकरणों को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के जो एक उसके वोटर में जो विस्तार हुआ था उसको लेकर वो क्या कह रहे हैं, वो देखना और समझना बहुत जरूरी है। क्या बीजेपी इस चीज को समझती है कि जिस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को बीजेपी ने 2013-14 से दरकिनार करके और उस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की तरफ ले जाने का काम किया है अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी, क्या बीजेपी अपने या सेंट्रल लीडरशिप, लेट अस बी फ्रैंक अबाउट इट, कि क्या बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप विल टेक ए कैलकुलेटेड रिस्क टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स? क्या वो उसको रिवर्स गियर में ले जाने को तैयार है?
क्या उस इंक्लूसिव पॉलिटिक्स को फिर वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की तरफ ले जाने को तैयार है? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी साहब ने बड़ी शिद्दत से पूरे यूपी की जो कास्ट पॉलिटिक्स और डायनेमिक्स ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स थी, उसके ऊपर क्लास पॉलिटिक्स को सुपर इम्पोज करने की बहुत बेहतरीन कोशिश की है, जिसके लिए हम लोग मैं तब आई रिमेम्बर एन इंसिडेंट। आई वाज इनवाइटेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली वे बैक इन 2011 टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन दिस। और वहां मैंने ये थीसिस प्रोपाउंड किया था कि भाई माय रिसर्चेस दे हैव इंडिकेटेड दैट वी आर मूविंग फ्रॉम ए कास्ट टू क्लास सोसाइटी, और क्लास ओरिएंटेशन ऑफ द सोसाइटी इफ नॉट क्लास पॉलिटिक्स ओरिएंटेशन हमारा होने जा रहा है। तो वहां पे लोग उसका मजाक उड़ाते थे, हंसते थे कि साहब यूपी तो कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। हमने कहा कि लेट मी लिव फॉर a couple of more decades and you will probably see that. And that is, we have seen that Modi has completely undone the caste dynamics and brought in an inclusive orientation. और उस inclusive orientation में उन्होंने basically क्लास का स्ट्रक्चर किया है, और उन्होंने तो क्लास को ही कास्ट कह दिया। और आप लोगों ने अक्सर अखबारों में पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ चार ही जातियां हैं, एक है पुअर, दूसरा है महिला, तीसरा है युवा, और चौथा है मार्जिनल फार्मर्स। और इस प्रकार से उन्होंने पूरे जातीय जो गणित थी उसको ब्लास्ट करके और उसको फोर क्लासेस में स्ट्रक्चर कर दिया है। एंड आई वाज वेरी डैम हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि इंक्लूसिव पॉलिटिक्स तक आप पहुंच ही नहीं सकते अगर जातिवादी राजनीति आप करोगे। तो मायावती ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके बारे में संजय जी ने रेफर किया, एंड दैट एक्सपेरिमेंट वाज इन इटसेल्फ वेरी यूनिक, एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इनवाइटेड मी टू स्पीक ऑन दैट कि व्हाट इज योर एक्सपेरिमेंटेशन, व्हाट इज योर थियराइजेशन। सो आई वेंट ओवर, 2-2.5 घंटे की मेरी वहां पे प्रेजेंटेशन हुआ। मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ भाई, यूपी के बारे में मुझे यूपी को पुट अप करने में अच्छा लगता है। तो विदेशों में लोग ये मानने को तैयार नहीं कि हमारे यहाँ कास्ट के बाहर आप निकल सकते हैं। इतनी शिद्दत से 10 साल में आपने उस कास्ट पॉलिटिक्स के बाहर आपने को लाया, क्लास पॉलिटिक्स की तरफ आया। अब एक बार के हार से, और वो भी शॉक डिफीट से, आप फिर अपने को बैक करना चाहते हैं। और वो भी मैं बात इसलिए कह रहा हूँ जिसका उल्लेख संजय जी ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में किया था, कि हम लोग की स्टडी ये बता रही है कि जनवरी टू मार्च, जो मार्च तक इंडिया यूपी के वोटर की साइकोलॉजी थी, दैट वाज ए कंप्लीट स्वीप फॉर द बीजेपी। और अगर जितने रीजंस दिए जा रहे हैं बीजेपी की डिफीट के, तो मार्च तक क्यों नहीं थे भाई वो? Why they suddenly all come to your mind after this results, loss of seats? आप 33 सीटों पे सिमट गए, तो सारी रीजन हम 1 2 3 4 5 अप टू 15 रीजन हम दे रहे हैं कि साहब जो है ये बीजेपी के हार के कारण। अभी ये सारी चर्चाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त हार हुई है। और जैसा मैंने शुरू में भी बताया कि जिस तरह से समीक्षा हो रही है, ये जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी से चूक कहाँ हुई, गड़बड़ी कहाँ हुई। क्या योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की वजह से लोग परेशान थे, कार्यकर्ता निराश थे, या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, ये बात थी, या फिर केंद्रीय नेतृत्व से गलतियां हुई, जो उम्मीदवारों का चुनाव किया गया उसमें बहुत तरीके से सोचा नहीं गया, जमीन पर जो हालात हैं उसके बारे में सोचा नहीं गया। तो जानकारी ये आ रही है कि सेंटर फॉर स्टडी सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स यानी कानपुर की इस संस्था ने मार्च के समय में अपने अध्ययन को फाइनल किया था, और उसमें ये जानकारी आई थी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को किसी तरह की चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही है कि जमीन पर जिस तरह के हालात हैं, वोटर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और एक ऐसा माहौल है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन हकीकत यह है कि 2024 के जब नतीजे आए तो सबको हैरानी हुई और ये नुकसान हुआ। तो इस नुकसान का आकलन अपने अपने तरीके से बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हार और जीत के लिए जरूरी नहीं कि हजार कारण, हार और जीत के लिए कोई एक सेंट्रलिटी ऑफ इशू हो सकता है, कोई एक इशू हो सकता है जो कि आपके पूरे चीजों को टॉप सीटर भी कर दे। और वो चीज यहाँ पे क्या हुई है, वो चीज आप हम और आप माने ना माने, बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप माने ना माने, या और कोई माने ना माने, 400 पार का नारा मुझे लगता है कि दैट हैज बीन द मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ दिस एंटायर बीजेपी डिफीट इन यूपी। हैड इट बीन एन ऑल इंडिया नैरेटिव तो हर जगह वही होना चाहिए था, लेकिन हर जगह तो वो नहीं हुआ। लेकिन यूपी में वो नारा फेल कर गया, और इसलिए फेल कर गया क्योंकि यहाँ पे अखिलेश यादव था, यहाँ पे
एक पीडीए था जिन्होंने कि उस नारे को डिफीट करने के लिए कमर कस ली और आप डिफीट हो गए, क्योंकि आपने कोई लॉजिक नहीं दिया कि व्हाई डू यू वांट 400 पार जबकि 300 पार से आप बेहतरीन शासन कर रहे थे, अपना गवर्नेंस बढ़िया चला रहे थे देश में, आपको क्या जरूरत थी 400 पार? तो 400 पार आपने एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन आपका था, आपने कह दिया 400 पार विदाउट गिविंग एनी रैशनल जस्टिफिकेशन, व्हाई डू यू वांट 400 पार? और वो जब रैशनल जस्टिफिकेशन आप नहीं दे पाए, आपने योर संकल्प पत्र and manifesto was replete with Modi's guarantee. Could the BJP not give a guarantee that there will be no change in the constitution, there will be no change in the reservation? हजारों आप गारंटी दे रहे हैं, एक गारंटी ये नहीं दे सकते थे। और उस गारंटी को आपने विपक्ष के हाथ में बिल्कुल AK-47 की तरह से पकड़ा दिया और उसने नैरेटिव सेट कर दिया, जिसका कि महेंद्र जी ने उल्लेख किया कि भाई बीजेपी ने वो, हालांकि आपने बिल्कुल अंतिम क्षणों में उसको ले आए, लेकिन आप लाए तो उसको कि बीजेपी ने एक पीडीए को नैरेटिव दे दिया कि भैया ठीक है। और उस नैरेटिव से हुआ क्या? उस नैरेटिव से वो हुआ जो कि 1995 से ये हो गया था कि नहीं होगा। और 1995 में लखनऊ में जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था, जिसमें सपा के गुंडों ने मायावती पे जानलेवा हमला किया था, और ये हो गया था कि अब दलित और पिछड़े तो मिल ही नहीं सकते आपस में, जिसका कि फेट आपने 2019 में देखा था कि जब बुआ और बबुआ मिले तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इस बार बुआ बबुआ अलग अलग थे, नहीं भी मिले, लेकिन मिल कौन गया? बुआ और बबुआ के समर्थक मिल गए। क्यों मिल गए बुआ और बबुआ के समर्थक? बुआ और बबुआ के समर्थक इसीलिए मिल गए कि दोनों के कॉमन इंटरेस्ट हो गए। और वो कॉमन इंटरेस्ट क्या था? वो कॉमन इंटरेस्ट था रिजर्वेशन। दोनों को रिजर्वेशन चाहिए। उसका लाभ दैनिक जीवन में कितना मिलता है वो दूसरी बात है, लेकिन रिजर्वेशन एक इमोटिव इशू है। और 400 पार को उन्होंने कह दिया जी 400 पार तो चाहिए केवल इसलिए कि संविधान बदलना है और संविधान बाबा साहब को खत्म करना है और जो है रिजर्वेशन को खत्म करना है। लीजिए, पीडीए के जो कंपोनेंट्स दो मेजर थे, ओबीसी और दलित पास में आ गए। वो काम जो कि 1993 में हुआ था कि मिले मुलायम कांसीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, 1993 के बाद वो काम 2024 में आपने कर डाला। और आपके दैट वाज अ हिट विकेट विक्ट्री फॉर द कांग्रेस एंड समाजवादी पार्टी। कांग्रेस एंड समाजवादी पार्टी हैज नॉट डन एनीथिंग व्हिच so that they deserve this victory. It is a hit wicket victory for the BJP. बीडीए ने खुद ही अपने विकेट में अपना बल्ला मार दिया है 400 पार के द्वारा, और उस 400 पार को ये दे दिया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को, और इसकी बिना पे वो जीत गए हैं। एक बात मैं और यहाँ कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति समय समय पर बदलती नहीं रही है या उत्तर प्रदेश की राजनीति में अलग अलग दलों ने अलग अलग तरीके से प्रयोग नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रयोग किया, बसपा ने भी उससे पहले अपने हिसाब से प्रयोग किया, लेकिन इस बार अखिलेश यादव का प्रयोग पीडीए बहुत सक्सेसफुल रहा। और उस पीडीए के सक्सेसफुल होने के पीछे सबसे बड़ा कारण बना दलितों का और पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का एक साथ मिल जाना। तो ये मेल मिलाप कैसे संभव हुआ और इसके पीछे क्या बड़ी वजह रही, उस वजह को बहुत सारे लोगों ने एनालाइज किया है, हम लोगों ने भी किया है। क्योंकि लोगों को आरक्षण का सवाल सबसे बड़ा सवाल दिखाई दिया, संविधान को बचाने का सवाल सबसे बड़ा सवाल दिखाई दिया। तो इसलिए इन जातियों में एक चेतना आई कि अगर वो अब खड़े नहीं हुए तो शायद उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और अब हमारे और आपके सामने ये सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति अगले कुछ समय में बदलने जा रही है? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से प्रयोग करेंगे, उनके प्रयोग कामयाब होंगे, या जनता के किस तरह के मुद्दे होंगे? क्या जनता के सवालों पर राजनीतिक दल सक्रिय होंगे, उनको पैसिफाई करने की कोशिश करेंगे, उनको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे? कौन से सवाल अहम हो जाएंगे और जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर अपनी दिशा में जाएगा, और क्या वो दिशा बदलेगा? ये सवाल हम सबके सामने है। और उत्तर प्रदेश की जनता इस वक्त ये समझना चाहती है, ये जानना चाहती है कि उत्तर प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। Electoral verdict is concerned, it should not be taken as a given fact of BJP's electoral future, and therefore I would still insist कि बीजेपी को अपनी क्लास ओरिएंटेशन पे बने रहना चाहिए, बीजेपी को अपनी इंक्लूसिव पॉलिटिक्स पे बने रहना चाहिए और उसी धारा में चलना चाहिए, बजाय इसके कि वो लीडरशिप चेंज और इधर-उधर की बातों पे आए और एक प्रकार से यूपी में अननेसेसरी एक chaos और कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करें। Therefore, if BJP leaders are wise, and probably they are, therefore I think that they will not consider that
this can be a pretext for change of leadership of Yogi. I am no Yogi man, I am no Modi man, I am nobody else. We are just a student of the subject. But my understanding is this, that at this juncture, the leadership change is not going to benefit the government. And therefore, your question that whether this factionalism will have any impact on Yogi's leadership, I think it should not have any impact on Yogi's leadership, because Yogi's leadership, as you have all agreed, that given the historical background of Uttar Pradesh, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभाला है, हाई हैंडेडनेस जरूर किया है, हम सभी लोग उसके साक्षी हैं कि उन्होंने हाई हैंडेडनेस किया है, लेकिन the people have given him full marks even for the high handedness, because our data itself has shown up to March he was completely sweeping. Uttar Pradesh BJP was completely sweeping. अगर उनके हाई हैंडेडनेस का कोई इम्पैक्ट हुआ होता तो मार्च में भी आपका डेटा बता देता कि नहीं जी वो तो 40% पे अटके हुए, लेकिन 40% डेटा नहीं था। मार्च में बीजेपी का जो पब्लिक अप्रूवल था दैट वाज 60 to 70% ऑफ वोट शेयर, मोदी की सारी रेटिंग जो है 60+ थी। तो ये था हमारा उत्तर प्रदेश को लेकर एनालिसिस, और प्रोफेसर वर्मा की आवाज आपने सुनी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा, और आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में, उत्तर प्रदेश के सामाजिक बदलाव के बारे में क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में आकर अपनी बात रखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे ये भी पता चलेगा कि आप इस तरह के वीडियोस पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं। आपको इस वीडियो ने उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी आपकी बढ़ाई है या नहीं बढ़ाई है, मुझे पता चलेगा। और आखिर में चलते चलते मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।